नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द श्रेयाज एंटरटेनमेंट बॉक्स। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड, कंफ्यूजिंग और फ्यूचरिस्टिक मूवी के बारे में जिसका नाम है इंटरस्टेलर। ये एक साई-फाई मूवी है जो रिलीज़ हुई थी 2014 में, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.6। मूवी में हम वर्म होल, ब्लैक होल, बाइनरी कोड, ग्रेविटी और बहुत कुछ के बारे में जानेंगे, इसलिए चाय और पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाइए। तो आगे बढ़ते हैं। मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नोलन ने और कहानी के मुख्य कलाकार हैं कूपर, जो नासा में एक पायलट थे मगर अब सिर्फ मक्के की खेती करते हैं। कूपर के 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा टॉम और छोटी बेटी मर्फ, जो काफ़ी इंटेलिजेंट है और उसका साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। मर्फ के कमरे में एक बुक शेल्फ है जहां बुक्स अपने आप नीचे गिरते रहते हैं। मर्फ का कहना है उसके कमरे में भूत है जो शायद कुछ संदेश देना चाहता है। ऊपर कहता है जो कुछ तुम्हारे कमरे में होता है उसे ऑब्जर्व करो और नोट्स बनाओ। जिस जगह पर मक्के की खेती होती है वहाँ कुछ समय से अक्सर धूल मिट्टी का तूफान आते रहता है। कूपर की फैमिली बेसबॉल मैच देखने गए थे, तब तूफान आता है और सभी लोग मास्क लगाकर अपने घर वापस चले जाते हैं। घर जाने के बाद कूपर मर्फ के कमरे में देखता है धूल से कुछ पैटर्न बनी हुई है। मर्फ कहती है मैंने कहा था कोई भूत हमसे बात करना चाहता है। कूपर रात भर वहीं बैठा रहता है ताकि पता लगा सके ये पैटर्न कैसे बना और बुक्स अपने आप नीचे कैसे गिर जाती हैं। ऊपर कहता है बुक्स ग्रेविटी के वजह से नीचे गिरती है और ये पैटर्न एक बाइनरी कोड है जिसमें मोटी लाइन का मतलब है 1 और पतली लाइन का मतलब है 0 और मैसेज डिकोड करने के बाद एक लोकेशन का पता चलता है। कूपर और मर्फ उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन दोनों को सिक्योरिटी वाले पकड़ लेते हैं। कूपर से एक रोबोट कुछ पूछताछ करता है और फिर एक लेडी आती है जिसका नाम है एमिलिया ब्रैंड। एमिलिया कूपर को एक कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाती हैं जहां कुछ लोग बैठे होते हैं और मर्फ भी। एमिलिया के पिता प्रोफेसर ब्रैंड भी वहीं मौजूद थे। कूपर नासा में काम कर चुका था, इसलिए प्रोफेसर ब्रैंड को जानता है। प्रोफेसर ब्रैंड और बाकी लोग ये जानना चाहते हैं कि कूपर को इस जगह के बारे में एक पता कैसे चला, क्योंकि वो एक सीक्रेट जगह है और इस बारे में किसी को भी नहीं पता। कूपर कहता है ये तो कोई साइंस नहीं है, ना कि सुपर नेचुरल है। तब मर्फ कहती है ग्रेविटी की वजह से। सब पूछते हैं ये कैसे, हमें क्लियर बताओ। कूपर कहता है उसे नहीं पता और वो बस अपनी बेटी को लेकर वहाँ से सेफली निकलना चाहता है। प्रोफेसर ब्रैंड कहते हैं तुम्हें नहीं पता ये कौन सी जगह है, जबकि कूपर और प्रोफेसर ब्रैंड एक साथ काम कर चुके हैं। मगर कूपर को लग रहा था कि नासा और बाकी साइंस प्रोजेक्ट कई साल पहले बंद हो चुके हैं। प्रोफेसर ब्रैंड कहते हैं नासा आज भी काम करती है, लेकिन दुनिया के लिए बंद हो चुकी है क्योंकि दुनिया में भुखमरी पड़ गई है। नासा के प्रोजेक्ट्स खर्चे वाले होते हैं और इसके बारे में लोगों को पता चला तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। प्रोफेसर ब्रैंड कहते हैं अब धरती पर ज़्यादा फसल नहीं बची है और जो बची है कुछ साल में ख़त्म हो जाएगी। कूपर कहता है हम धरती को कैसे बचाएंगे। प्रोफेसर ब्रैंड कहते हैं हमें धरती को बचाना नहीं है बल्कि इसे छोड़कर जाना होगा। प्रोफेसर ब्रैंड ये भी बताते हैं कि सैटर्न प्लैनेट के नज़दीक आज से 48 ईयर्स पहले किसी विकसित जीव ने वर्म होल बना दिया था, जिसके ज़रिए हम कम से कम समय में दूसरी गैलेक्सी में जाकर धरती जैसा दूसरा ग्रह या प्लैनेट ढूंढ सकते हैं। अब जान लेते हैं वर्म होल क्या है। वर्म होल एक ऐसा टनल है जो 2 गैलेक्सीज़ को जोड़ता है, जैसे हम कम से कम समय में दूसरी गैलेक्सी में जा सकें। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। अगर आप मिल्की वे के बारे में और जानना चाहते हैं तो एक आर्टिकल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्रोफेसर ब्रैंड कहते हैं हम सभी को एक ग्रह ढूंढना पड़ेगा जो हम इंसानों के रहने लायक हो और धरती से सबसे नज़दीक हो। नासा ने 13 एस्ट्रोनॉट्स भेजे थे उसी वर्म होल के ज़रिए ताकि इसी बात का पता लगाया जा सके। उनके साथ रोबोट भेजा गया था ताकि जैसे उन्हें इंसानों के रहने लायक ग्रह मिल जाए तब रोबोट को ऑन करके नासा को उसका सिग्नल मिल जाएगा। जो 13 एस्ट्रोनॉट्स गए थे उनमें से एक बीकन नाम के डिवाइस से 3 सिग्नल मिल चुका है अलग अलग ग्रहों से, लेकिन वो लोग सीधे उनसे बात नहीं कर सकते हैं और इसलिए प्रोफेसर ब्रैंड के पास 2 प्लान्स हैं।
प्लान ए, प्रोफेसर ब्रांड ग्रेविटी को समझने और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा करने में सफल हुए तो पूरी मानव जाति को एक स्पेस स्टेशन के जरिए उस ग्रह तक पहुंचा सकेंगे जो हमारे लिए रहने लायक हो। और इसके लिए एक स्पेस स्टेशन बना हुआ है। ये वही है जहां वो लोग इस वक्त खड़े हैं। ये कोई नॉर्मल बिल्डिंग नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा अंतरिक्ष यान है। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा अंतरिक्ष यान स्पेस में जाएगा कैसे? इसलिए प्रोफेसर ब्रांड ग्रेविटी को कंट्रोल करने के फॉर्मूला पर काम कर रहे हैं, जैसे कुछ समय के लिए ग्रेविटी को कम या बंद किया जा सके और ये स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में आसानी से भेजा जा सके। और अगर प्लान ए काम नहीं किया या फिर इंसान के रहने लायक कोई ग्रह नहीं मिल पाएगा तो उसके लिए एक प्लान बी है, जिसमें इंसान के 5000 फर्टिलाइज्ड एग्स को भेजा जाएगा, जैसे नए लोगों को पैदा किया जा सकता है और इंसान की प्रजाति को बचाया जा सकता है, क्योंकि धरती पर अब इंसानों के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। प्रोफेसर ब्रांड कूपर से कहते हैं, हमारे टीम में शामिल हो जाओ क्योंकि हमें एक पायलट की ज़रूरत है। कूपर मान जाता है क्योंकि ये दुनिया को बचाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इस बात से कूपर की बेटी मर्व खुश नहीं होती है और बहुत नाराज़ हो जाती है, क्योंकि कूपर कब वापस आएगा या आएगा भी कि नहीं इसके बारे में कुछ नहीं पता। मर्व कहती है, मेरे कमरे में जो भी हो रहा है उसका मैसेज डिकोड किया है, जिसका मतलब है स्टे, यानी कि रुक जाओ। कूपर मर्व को एक घड़ी देता है और कहता है, शायद जब मैं वापस आऊँगा तब तुम मेरी उम्र की हो जाओगी और मेरी उम्र शायद उतनी ही रहेगी जितनी अब है, क्योंकि धरती का टाइम स्पीड स्पेस के टाइम स्पीड से कई ज़्यादा है। अब कूपर और उसकी टीम वर्म होल को पार करके एक दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं और एक ब्लैक होल के पास पहुंच जाते हैं जिसका नाम है गारगेंटुआ। वो 3 प्लैनेट्स ब्लैक होल का चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह धरती सूरज का चक्कर लगाती है। कूपर कहता है, उनके स्पेसक्राफ्ट से सबसे नज़दीक में मिलर का प्लैनेट है और ये प्लैनेट ब्लैक होल से भी सबसे करीब है। इसलिए मिलर के प्लैनेट का 1 घंटा धरती के 7 साल होते हैं। दोस्तों, अब ब्लैक होल के बारे में बात करते हैं। ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स में मौजूद है, जिसकी ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा है। अगर कोई भी प्लैनेट, स्टार या तक कि सूरज भी ब्लैक होल के नज़दीक चला जाए तो वो उसमें समा जाता है और कभी वापस नहीं निकल पाएगा। अब टीम का एक साथी रोमिली कहता है, मैं यहीं रुकूंगा और ब्लैक होल को ऑब्जर्व करूंगा और उस पर स्टडी करूंगा। कूपर और बाकी के 3 लोग मिलर प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं वहाँ सिर्फ घुटने तक पानी होता है, बाकी कुछ भी नहीं। एमिलिया उस तरफ जाती है जहाँ से सिग्नल आ रहा था। कूपर पूछता है, वो कहाँ जा रही है? एमिलिया कहती है, माउंटेन्स की तरफ। लेकिन कूपर को ध्यान से देखने के बाद पता चलता है वहाँ कोई माउंटेन्स नहीं है, बल्कि बादल तक छूने वाली ऊंची पानी की लहरें हैं जो उसके पास आ रही थी। एमिलिया वहीं फंस जाती है, मगर रोबोट एमिलिया को बचा कर ले आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके एक साथी की जान चली जाती है, क्योंकि वो बाहर छूट गया था और स्पेसक्राफ्ट के इंजन में पानी भर गया था, जिसको निकलने में 3 घंटे लगने वाले थे। अब वो लोग वापस अंतरिक्ष में अपने मेन स्पेसक्राफ्ट में वापस आ जाते हैं, जिसका नाम है एंड्योरेंस। वहाँ उनका एक साथी रोमिली अकेला रह रहा था, जो काफ़ी उम्र वाला हो चुका था। कूपर पूछता है, कितने साल हो गए? रोमिली कहता है, 23 साल 4 महीने और 8 दिन, और कहता है, आप लोगों के घर वालों के मैसेज आए हैं, उसे देख लें। कूपर देखता है उसके बेटे का मैसेज है। उसकी शादी हो गई है और उसके बच्चे भी हैं और अब वो काफ़ी उम्र वाला भी हो चुका है। पर इतने साल बीत जाने के बाद भी मर्फ में सिर्फ एक मैसेज रिकॉर्ड किया है, जिस दिन उसका बर्थडे है, जब वो कूपर की उम्र की हो गई है, जब कूपर धरती से अपने मिशन पर निकला था। मर्फ एक साइंटिस्ट बन चुकी है और प्रोफेसर ब्रांड के साथ नासा में काम करती है। अब तीनों डिस्कस करते हैं कि कौन से प्लैनेट पर जाया जाए। कूपर और रोमिली कहते हैं, हमें मैन के प्लैनेट पर जाना चाहिए क्योंकि वो हमारे नज़दीक है, मगर एमिलिया बोलती है हमें एडमंड्स प्लैनेट पर जाना चाहिए क्योंकि उस प्लैनेट से जो डेटा आया है वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, इनके पास इतने फ्यूल नहीं बचे कि दोनों प्लैनेट्स पर जा सकें, इसलिए अब डिसाइड करते हैं कि ये लोग मैन के प्लैनेट पर जाएंगे। मैन के प्लैनेट पर पहुंचने के बाद देखते हैं मैन अपने स्लीपिंग चेम्बर में सो रहा था और कूपर आकर उसे जगाता है।
मैन कहता है, इस प्लैनेट पर हम रह सकते हैं। जिस जगह पर अभी हम हैं वहाँ अमोनिया की मात्रा ज़्यादा है, पर ऊंचाई पर सब कुछ नॉर्मल है और इंसानों के रहने लायक है। मैन ने अपने रोबोट को बंद कर दिया था क्योंकि वो गलत इन्फॉर्मेशन भेज रहा था और ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। प्रोफेसर ब्रैंड की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। मर्फ मिलने जाती है और उसे प्रोफेसर ब्रैंड बताते हैं कोई प्लान ए था ही नहीं, बल्कि सिर्फ प्लान बी था, क्योंकि प्लान ए के लिए ग्रेविटी के इक्वेशन कभी पूरी नहीं हो सकती। इक्वेशन को पूरा करने के लिए उन्हें ब्लैक होल के पूरे डेटा की ज़रूरत थी, जो उनके पास नहीं थी और ना मिल सकती थी। इसलिए सिर्फ प्लान बी था, जहां इंसान के जीवन को एक नए प्लैनेट पर शुरू किया जा सके। इसका मतलब साफ था, धरती पर इंसानों को अब बचाया नहीं जा सकता था। मर्फ एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेजती है और बताती है प्रोफेसर ब्रैंड अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उनकी बताई हुई सारी बातें बता देती है, जो कूपर भी सुन लेता है। कूपर डिसाइड करता है इस ग्रह से सीधा अब वो धरती पर लौटकर अपने बच्चों से मिलना चाहता है। रोमिली कूपर को बोलता है, जब वापस लौटोगे तब ब्लैक होल का चक्कर लगाते हुए जाना और टार्स नाम के रोबोट को वहीं छोड़ देना, जो प्रोफेसर ब्रैंड के ग्रेविटी के काम आने के लिए डेटा भेज सके और उनके काम को पूरा किया जा सके। अब कूपर को पता चलता है मैन ने सबको धोखा दिया है। इस प्लैनेट के किसी भी हिस्से में इंसान नहीं रह सकते। वो रोबोट के ज़रिए गलत डेटा भेज रहा था और रोबोट को बंद कर देता था ताकि रोबोट सही डेटा ना भेज दे। मैन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सही डेटा धरती पर चला गया तो यहाँ कोई नहीं आएगा और मैन यहीं हमेशा के लिए फंस जाएगा। अब मैन अपने स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में घूम रहे एंड्योरेंस स्पेसशिप के पास चला जाता है, मगर जब वो उसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है तब कुछ गड़बड़ हो जाती है और ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मैन की जान चली जाती है। ब्लास्ट की वजह से एंड्योरेंस को काफ़ी नुकसान हो जाता है और दूसरी तरफ कूपर भी वहीं एंड्योरेंस की तरफ पहुंच रहा है। एंड्योरेंस बहुत ज़ोर से घूम रहा था, मगर कूपर किसी भी तरह से अपने स्पेसक्राफ्ट को एंड्योरेंस से कनेक्ट कर लेता है और स्पीड नॉर्मल हो जाता है। एंड्योरेंस ब्लैक होल के करीब है जहां ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा है, जो एंड्योरेंस को अपने तरफ खींच रहा है। कूपर कहता है इस ग्रेविटी पुल का इस्तेमाल करके वो एंड्योरेंस को तीसरे प्लैनेट की तरफ ढकेल देगा। साइंस में इसका मतलब होता है स्लिंग शॉट। जैसे कि एस्ट्रोनॉट ग्रेविटी का इस्तेमाल करके धरती से किसी भी प्लैनेट पर जाते हैं, तब स्लिंग शॉट काम आता है। तो अब एंड्योरेंस तीसरे प्लैनेट की तरफ जाने लगता है और कूपर रोबोट टार्स को ब्लैक होल के तरफ छोड़ देता है ताकि वो सारा डेटा कलेक्ट करके भेज दे और प्लान ए कामयाब हो जाए। मगर रोबोट का ब्लैक होल में जाने के बाद कनेक्शन टूट जाता है। कूपर अब एंड्योरेंस से अपने स्पेसक्राफ्ट को अलग कर देते हैं ताकि उसका भार कम किया जा सके। एंड्योरेंस में बस अब अकेले एमिलिया बच जाती है, जो तीसरे प्लैनेट की तरफ बढ़ रही है। अब कूपर ब्लैक होल के और करीब पहुंच रहा है। उसके स्पेसक्राफ्ट से एक मैसेज आता है कि वो डिटैच हो जाए। ऐसा करने के बाद कूपर एक टेसरैक्ट में पहुंच जाता है। कूपर की अब अपने रोबोट से दोबारा बात होने लगती है, जो कहता है ये 5th डायमेंशन के लोगों ने, या फिर बोल सकते हैं फ्यूचर या एडवांस लोगों ने बनाया है, जहां आप समय में आगे पीछे जाकर देख सकते हैं। कूपर इस टेसरैक्ट के ज़रिए अपनी बेटी मर्फ के कमरे में जहां बुक शेल्फ वहां पहुंच जाता है। कूपर बुक्स गिराकर मर्फ को एहसास दिलाना चाहता है कि वो वहां मौजूद है। मर्फ उस समय छोटी बच्ची है। आपको याद होगा मर्फ बोलती थी कि उसके कमरे में भूत है। दरअसल वो भूत असल में कूपर ही था, जो पास्ट में जाकर ग्रेविटी की मदद से मर्फ से बात करने की कोशिश कर रहा था। टेसरैक्ट के अंदर ही रोबोट टार्स कूपर को बताता है उसे क्वांटम डेटा मिल चुका है, जो डॉक्टर ब्रैंड के अधूरे इक्वेशन को पूरा करने में मदद कर सकता है और प्लान ए सफल हो सकता है। कूपर अब वो सारे डेटा कलेक्ट कर लेता है, मगर अब परेशानी ये है कि वो डेटा मर्फ तक कैसे पहुंचाया जाए, जो अब एक साइंटिस्ट बन चुकी है। कूपर अब मॉर्स कोड से डेटा भेजता है, उस घड़ी के ज़रिए जो कूपर ने मर्फ को दिया था। दोस्तों, मॉर्स कोड एक ऐसा मेथड है जहां टेक्स्ट मैसेजेस को लाइट, साउंड, स्पीड के ज़रिए भेजा जा सकता है। मर्फ उस कोड को डिकोड कर लेती है, जिसकी वजह से डॉक्टर ब्रैंड का इक्वेशन पूरा हो जाता है और टेसरैक्ट अपने आप गायब होना शुरू हो जाता है।
कूपर की आंखें खुलती है तो वो एक स्पेस स्टेशन पर होता है जहां धरती से इंसान ग्रेविटी का इस्तेमाल करके उस स्पेस स्टेशन तक पहुंच चुके हैं। कूपर ब्लैक होल के अंदर था जहां टाइम का स्पीड बहुत कम होता है, मतलब कि वहां बिताया हुआ 1 मिनट भी धरती पर मौजूद उसकी बेटी के कई सालों के बराबर होता है। कूपर को पता चलता है उस स्पेस स्टेशन का नाम था कूपर स्टेशन, यानी कि मर्व कूपर स्टेशन। कूपर अपनी बेटी से मिलने जाता है जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। मर्व कहती है किसी भी माता पिता को अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मर्व अपनी ज़िंदगी के आखिरी कुछ सांसें ले रही थी और उसका पूरा परिवार भी वहाँ मौजूद था। मर्व उसे एमिलिया के पास जाने को कहती है जो अभी भी जिंदा थी एडमंड्स प्लैनेट पर। वो अपने ऑक्सीजन हेलमेट को उतार देती है। इसका मतलब ये था वो प्लैनेट इंसानों के रहने लायक है। अब कूपर अपने रोबोट के साथ एडमंड्स प्लैनेट पर जाने की तैयारी करता है और इसी के साथ ये मूवी यही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मूवी के बारे में और कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताएं। हम जल्द मिलेंगे अगली मूवीज़ या सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।